हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लास 10 पर। आज हम पार्ट 1 में पहले हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 को लेकर आए हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 है दोस्तों। हमने पार्ट 1 में देखा था कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, सबके बारे में विस्तार से जाना था। और उसके बारे में भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, उसके शब्द किस उत्पत्ति से, उसके बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 2 है। आज हम दर्पण यानी मिरर से शुरू करेंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। यदि आप दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए दोस्त, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल को एक पृष्ठ पर कलेत और लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को सतह बना दिया जाए तो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण के प्रकार के बारे में जानते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विशेषताओं को अब हम जानते हैं। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार बनाता है। कौन, समतल दर्पण कैसा बनाता है, सीधा और आभासी बनाता है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। नोट में क्या है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुविकल्पी की दृष्टि से दोस्तों इसको जरूरी है। कैसी होती है, अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं हम जानते हैं। ऐसा दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि उभरा हुआ तल जो होता है यहाँ पर कलई की जाती है। दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ऐसा दर्पण जिनकी दबे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि इसका जो है अंदर की तरफ कलई होता है। कहाँ होता है, इस प्रकार ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, गोलीय दर्पण है। ये एक मुख्य अक्ष होता है। ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये मुख्य फोकस होती है। M1 और M2 क्या होते हैं, द्वारक होते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक, अब आइए हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। पहला, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। अब जानते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ये जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु नहीं है ध्रुव P, इसी क्या होता है, ध्रुव होता है। ठीक, और दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र कहाँ पर है भैया, ये है वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है हम जानते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहाँ पर है वक्रता त्रिज्या, ये है। P और C के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोल दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष ये है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष होता है। गोल दर्पण के बीच में सीधी रेखा जो होती है क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब हम जानते हैं दर्पण का द्वारक। पहले हमने बताया था जो M1 और M2 होते हैं दर्पण का द्वारक होते हैं। गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम जानते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। किसे, फोकस दूरी को। कहाँ से, ध्रुव और मुख्य फोकस, ये जो कैपिटल F है ना, मुख्य फोकस होता है, स्मॉल f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, मुख्य फोकस दूरी होती है। मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे
कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं फोकस दूरी को, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अब आइए हम जानते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आधी हुई प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं ये एक अवतल दर्पण है जो प्रकाश किरणें आ रही है और परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है। इसमें भी क्या है, प्रकाश किरणें आ रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। ठीक, अब हम दूसरे नियम को जानते हैं। वस्तु से आने वाली वे प्रकाश किरणें जो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा उत्तल दर्पण में समांतर से आती हुई प्रतीत होती हैं। आप देख सकते हैं मुख्य फोकस से जो किरणें जाती हैं परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। वस्तु से आने वाली वे प्रकाश किरण, तीसरा नियम क्या है, वस्तु से आने वाली वे प्रकाश किरण जो दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से लौट जाती है तथा उत्तल दर्पण में लौटती हुई प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण आई है पुनः उसी माध्यम में लौट गई है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी हुआ है। ठीक, वक्रता के दर्पण मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, चौथा नियम क्या है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें जितना कोण आपतित किरण के साथ बनाती हैं उतना ही परावर्तित किरण के साथ बनाती हैं। आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में यानी आई और आर इसमें क्या होते हैं, बराबर यानी कोण बनाते हैं जो ध्रुव पर आपतित होती है प्रकाश किरणें, कहाँ, ध्रुव पर। ठीक, आइए अब हम जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की कुल कितनी स्थितियाँ हैं दोस्तों, 6 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु पर कहाँ पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर यानी कि अनंत पर है, हाँ है दोस्तों, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस पर जाते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक से छोटा बनता है, कैसा बनता है, बिंदुकार। आप देख सकते हैं बिंदुकार का बना है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। वस्तु कहाँ है, अनंत है और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक है, हाँ है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली परिप्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से लौट जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है। तो सी पर है, हाँ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप इमेज को देख सकते हैं दोस्तों कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, चौथा नियम क्या है, स्थिति क्या है, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। कहाँ पर, वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बना है। प्रतिबिंब यहाँ है तो प्रतिबिंब इससे थोड़ा बड़ा ही बना है। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर हो। कहाँ हो, मुख्य फोकस पर। ये है वस्तु कहाँ है, यहाँ मुख्य फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बना है। ये देख रहे हैं आप दोनों किरणें, वस्तु से जाहिर बात से दोनों किरणें कहाँ मिल ही नहीं रही हैं, तो अनंत पर ही बनेगा। और छठवीं स्थिति वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट यह स्थिति है, जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ पर हो, मुख्य फोकस ये है, सी और पी के बीच स्थिति होती है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। आभासी दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच बनता है, आभासी तथा सीधा बनेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जो अवतल दर्पण में भासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनाता है। ठीक है, अब आइए हम इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति है
जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होती से दूर होता है, जब वही की वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर होती है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वह प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, आवर्धित बनता है और वास्तविक और उल्टा यानी बड़ा बनता है। ठीक। पांचवी स्थिति है जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आप देख सकते हैं जस्ट पहले का उल्टा है। ठीक। और वास्तविक वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु की मुख्य फोकस ध्रुव के बीच होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है, आवर्धित बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक। अब आइए हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह अनंत पर है। उत्तल दर्पण दबे हुए तल पर कलाई की होती है दोस्तों, आप जानते हैं। प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा दर्पण के बीच में आभासी तथा सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक। और जब वस्तु की स्थिति अनंत तथा ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ? आभासी तथा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु की स्थिति अब चार्ट के माध्यम से जब वस्तु की अनंत पर होती है, मुख्य फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटा और बिंदुआकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक। जब उसकी अनंत और ध्रुव के बीच होती है, प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इस चार्ट को जरूर याद रखिए दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है और डॉक्टर द्वारा आँख कान गला चेक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या होता है? वाहनों की साइड मिरर में होता है, सड़क तथा गलियों के बाजार बल्ब के ऊपर प्रवर्तक के रूप में होता है और प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नोट्स और विस्तृत रूप से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, इसलिए यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक। अब जानते हैं गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है? गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नैकार्तिक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसे दर्पण के ध्रुव पी को मूल बिंदु माना जाता है। ठीक है दोस्तों। दर्पण के ऊपर दूरियाँ क्या होती है? धनात्मक, नीचे की दूरियाँ ऋणात्मक होती है और आपतित किरण की जो दिशा में होती हैं धनात्मक होती हैं, जो विपरीत दिशा में होती हैं ऋणात्मक होती हैं। दाएं और दूरियाँ धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप जो पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जो अब आइए हम जानते हैं गोली दर्पण के लिए V तथा F में संबंध। ठीक। इसी से दर्पण सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक। दर्पण सूत्र जो है इसका निगमन दोस्तों क्लास 10th में नहीं पूछता है, इसलिए हमने नहीं कराया, नहीं तो ये भी कराते। आप सिर्फ और प्रश्न उत्तर करने के लिए आपको काफ़ी है दोस्तों। जहाँ U बराबर क्या होती है? वस्तु से दूरी होती है, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है और F बराबर फोकस दूरी होती है। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम जानते हैं प्रश्नोत्तर करने के लिए हल करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। वस्तु में अवतल तथा उत्तल दर्पण में दोनों की जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। जब प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है यानी V जो होती है अवतल दर्पण में ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।